So we'll start with the new chapter called Units and Dimension. ठीक है, तो लिखो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ये फिज़िक्स का बेसिक चैप्टर है, मतलब इसके अंडरस्टैंडिंग के बिना हम बाकी सारी चीज़ों को नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले यूनिट्स तो हमें पता है। यूनिट्स क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यूनिट का सहारा लेना पड़ता है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं, ग्राम, पाउंड्स, और अलग अलग प्रांतों, अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों, अलग अलग गाँव में अलग अलग यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है उस फिजिकल क्वांटिटी को। लेकिन वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जो डिसाइड करके, क्योंकि देखो मान लो सब अगर अपने अपने गांव में सब अपनी अपनी यूनिट्स चला रहे हैं तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। जब फॉर एग्जांपल तुमने अपने गांव में आटा बना के पैक करके दिया, मान लो सपोज उसको तुमने पसेरी में भर के, पसेरी बोल के बोला इतने पसेरी हमने रख के, वहाँ पे यूनिट उसकी लिखी हुई है 2.5 पसेरी। अब पसेरी क्या समझेगा, कोई नहीं समझ पाएगा, है ना। उसकी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं पता उसको। तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट बनाने के लिए एक ऐसी कॉमन यूनिट का यूज़ करना पड़ा जो कि सब सब समझ जाए। तो सबको एक ही चीज़ पढ़नी पड़ेगी। तो इसकी मास की स्टैंडर्ड यूनिट होती है किलोग्राम। ठीक है, तो बहुत सारी यूनिट्स पॉसिबल हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की, लेकिन वी आर इंटरेस्टेड इन जस्ट वन यूनिट, दैट इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल का मतलब इंटरनेशनली हर जगह उसी क्वांटिटी में बात की जाएगी, है ना। जैसे अगर तुम साइंटिस्ट हो कहीं के, फ्रांस के, तुम्हारे यहाँ कुछ अलग यूनिट सिस्टम चलता है, ठीक है। लेकिन जब तुम किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाके अपनी चीज़ें रिपोर्ट करोगे तो तुम्हें ऐसा यूनिट में वहाँ पे रिपोर्ट करनी पड़ेगी ताकि सब समझ पाए उसे, ठीक है। तो वी आर इंटरेस्टेड इन ऐसा यूनिट्स। तो सबसे पहले यूनिट्स के बारे में लिखो। टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी we need some standard unit of that. We need some standard unit of that quantity, है ना। स्क्रीन ऑफ हो गई, सर स्क्रीन गई। हाँ बस आने आ रही है, जस्ट अ सेकेंड। वो लिख लिया था क्या? टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें उसकी कुछ स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। तो ये सब तुम्हें बचपन से ही पता है, ये सारी यूनिट्स के एग्जांपल। तो लिखो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी और उसके करस्पॉन्डिंग सर स्क्रीन अभी भी नहीं दिख रही। हाँ रुक जाओ एक सेकंड, ये आई स्क्रीन आप। तो फिजिकल देखो आप दिख रही है। हम यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटी लिख रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग उसकी ऐसा यूनिट लिखेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी लिखी मैंने एसिलरेशन, बताओ इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? इसकी ऐसा यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिजिकल क्वांटिटी लिखी फोर्स, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? न्यूटन। न्यूटन एक्चुअली किसी चीज़ से बन के आती है। न्यूटन इज मास इनटू एसिलरेशन। तो मास की यूनिट होती है केजी और एसिलेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन इज इक्वलेंट टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाहे न्यूटन लिखा हो
चाहे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हो, दोनों की मतलब सेम है। ठीक है, तो ये जस्ट 2 एग्जांपल हो गए छोटे छोटे। अच्छा, अब क्या हुआ, दिक्कत हुई बहुत साइंटिस्ट को कि उन्होंने कहा कि अगर हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ बनाने जाएंगे, बताते जाएंगे, सबकी अलग अलग यूनिट रखते जाएंगे, वैसे तो बहुत सारी काउंटलेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ पॉसिबल है, और सबकी अगर हम यूनिट डिफाइन करते फिरेंगे तो फिर तो सिलेबस बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। इतना कहाँ से पढ़ेंगे, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो उन्होंने इसको एक कॉमन उस पर लेके आए कि ऐसी फंडामेंटल उसको उन्होंने बोला कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही हैं, उसको बोल दिया उन्होंने फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और जिनको जो क्वांटिटीज़ दूसरे क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही हैं उसको बोल दिया डेराइव्ड क्वांटिटीज़। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स को अपन कैसे लिखते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अब फोर्स इन 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, मास पर और एक्सीलरेशन पे। और अगेन एक्सीलरेशन को कैसे लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम स्क्वायर। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मास, डिस्टेंस और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन फोर्स एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। ये समझ में आया। तो इसका मतलब हमने फिर अटक गया ये, इसका मतलब हम कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ डिफाइन करेंगे जो फंडामेंटल है, मतलब कि वो केवल उन्हीं पर ही डिपेंड कर रही हैं, उनको और किसी तरीके से डिफाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ को डिफाइन करेंगे जो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, डेराइव्ड यूनिट, उनकी यूनिट्स डेराइव्ड यूनिट्स हैं, जिनको हम कुछ फंडामेंटल यूनिट्स के आधार पे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लिखो फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, 1 मिनट ज़रा मैं स्क्रीन को रीशेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करता हूँ स्क्रीन को शेयर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन फंडामेंटल यूनिट्स। सर वो अमाउंट आ रही है। हाँ नवींद्र, हाँ सर, आ गया सर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखते हैं अपन फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स को समझने से पहले सबसे देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो फिज़िक्स में, या मतलब फिज़िक्स केमिस्ट्री सब में देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज सबसे पहले तो, है ना। 7 के अलावा और कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो सबसे पहले देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज।
ठीक है, एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 को हम एनलिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कॉलम बनाओ, टेबल बनाओ, पहले में सीरियल नंबर, दूसरे में फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है वो, अगले में उसका एसआई यूनिट क्या है, और अगले में उससे रिलेटेड डायमेंशन क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिनको इंडिपेंडेंटली हम डिफाइन कर सकते हैं, उनको डिफाइन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और उसके अलावा उसको किसी और के बेसिस पे डिफाइन नहीं किया जा सकता। फिर इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मदद से हम डेराइव क्वांटिटीज़ को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला लिखो, सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है मास। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, केजी, और इसका डायमेंशन फार्मूला होता है कैपिटल एम लिख देते हैं, दैट डिनोट्स मास, और बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी इज लेंथ। लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर, उसका सिंबल होता है स्मॉल एम, और डायमेंशनल फार्मूला रिप्रेजेंट करने के लिए एल फॉर लेंथ, तो कैपिटल एल लिखते हैं और ब्रैकेट में कर देते हैं क्लोज। तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है टाइम, जिसकी ऐसा यूनिट होती है सेकेंड। सेकेंड का सिंबल होता है स्मॉल एस, या कभी कभी SEC भी लिख देते हैं, और इसको डिनोट करने के लिए हमारे पास T सिंबल होता है, इसके डायमेंशन को डिनोट करने के लिए। ठीक है, फिर चौथी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, और इसको डिनोट करते हैं हम ए से। इसका इलेक्ट्रिक करंट का तो हमें पता होगा, सिंबल आई होता है, तो वी यूजुअली डिनोटेड बाय सिंबल आई। इसके डायमेंशन को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिफ्थ फंडामेंटल क्वांटिटी इज टेम्परेचर। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन, केल्विन इज के, और इसको डिनोट करते हैं टी। तो अब टी से तो टाइम को डिनोट कर दिया, तो इसको के से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल के से। ठीक है, सिक्स्थ ऐसा यूनिट होती है, सिक्स्थ फंडामेंटल क्वांटिटी होती है मोल, है ना, मतलब मोल नहीं, मोल तो उसकी यूनिट होती है, ये होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसकी ऐसा यूनिट होती है मोल, MOLE। इसको रिप्रेजेंट करते हैं MOL से। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखने के लिए इसकी डायमेंशन को हम MOL ही लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि कैपिटल M लिख देंगे तो वो तो मास ले लिया, कैपिटल M से मास रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, सेवंथ होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब कितनी रोशनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जहाँ भी तुम बैठे हो, मतलब इमेजिन करो कि 12-13 ट्यूबलाइट अचानक से जल जाए, तो क्या चीज़ बढ़ जाएगी वहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो सेवंथ इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसकी SI यूनिट होती है कैंडेला, इसको रिप्रेजेंट करते हैं CD से। कैंडेला इज फॉर, मतलब जैसे कैंडल, कैंडेला कहाँ से डिराइव हुआ वर्ड, कैंडल से, कि मान लो सपोज 3 कैंडल जल रही हैं, तो कुछ ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी, 3 की जगह 50 जलने लगी तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो कैंडेला वहाँ से आया ये वर्ड, है ना। और इसको डायमेंशनली CD करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए, मतलब जितने जल्दी तुम्हें रटा जाए ये, उतना अच्छा होगा।
मास का बहुत यूज़ होगा, लेंथ का बहुत यूज़ होगा, सबका बहुत यूज़ होगा, बस ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कोई यूज़ नहीं होगा अपने 11th और 12th के सिलेबस में फ़िलहाल। ठीक है। सर हाँ। सर जैसे ये करंट भी आपने बोला फंडामेंटल यूनिट है, बट सर ये तो डिपेंड करती है ना, जैसे स्पीड भी होती है रेट किसी चीज का रेट, मतलब हाँ टाइम से डिवाइड करते हैं हाँ उसको। हाँ और ये इलेक्ट्रिक करंट भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो सर ये हाँ। तो चार्ज पे डिपेंड करती है, कूलम पे। एक्चुअली फिर इट इज़ द अदर वे राउंड, जैसे एकदम तुमने सही पकड़ा। जैसे करंट होता है, करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। तो एक्चुअली जो चार्ज है ना, उसको डिफाइन करते हैं अपन आईटी से। चार्ज इज डिराइव्ड क्वांटिटी बेस्ड ऑन दीज टू फंडामेंटल क्वांटिटीज, करंट एंड टाइम। अच्छा, तुमने ये चीज़ तुम्हें हिस्टोरिक, अच्छा ये मतलब हुआ क्यों, चक्कर ऐसा हुआ क्यों? तो हम पहले पढ़ते चार्ज है और फिर चार्ज के फ्लो को समझते हैं कि करंट है, जबकि हिस्टोरिकली ऐसा हुआ था कि करंट की डिस्कवरी पहले हो गई थी, है ना। करंट के बारे में सब चीज़ें जान चुके थे, ऊपर मैक्रोस्कोपिकली करंट बहने लग गया था, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन और चार्जेस की स्टडी हुई थी। तभी तुम देखते हो कि अपन बोलते हैं ना कि करंट का जो डायरेक्शन है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के फ्लो ऑफ डायरेक्शन से अपोजिट होता है। बोले रीज़न क्या है इसका? बोले इसका रीज़न है बाय कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब प्रथा है ऐसी। तो ऐसी प्रथा क्यों है? क्योंकि चार्ज बहते हैं, ये तो बाद में पता चला था, है ना। करंट को कुछ और ही समझा जाता था वहाँ पे। तो इसलिए करंट पहले डराइव हुआ है, हिस्ट्री में पहले उसकी एंट्री हो गई है, इसलिए वो फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। तो चार्ज एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। लेकिन अब क्या, हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं तो सब चीज़ें रीजनली, पहले अगर हमको चार्ज का कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए तो हमें करंट अच्छे से समझ में आ जाता है। इसलिए हमने जब 10th में पढ़ना शुरू किया तो करंट बाद में डिफाइन किया, पहले चार्ज को समझ लिया। तो इसलिए बोलते हैं अपन चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट, जबकि इट इज़ द अदर वे राउंड, चार्ज इज करंट इनटू टाइम, है ना। दोनों चीज़ें सही है, लेकिन फंडामेंटली ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ये डेराइव्ड क्वांटिटी है विच डिपेंड्स ऑन करंट एंड टाइम। ठीक है, समझ में आया हम? हाँ सर आगे। ठीक, तो इस बात को याद रखना है, बहुत सही पॉइंट सबके दिमाग में आना चाहिए, दिमाग में, कि ऐसे तो पहले बचपन में अपन ने चार्ज पर यूनिट टाइम पढ़ा था करंट को, तो एकदम सही बात थी वो, चार्ज को समझने के बाद करंट समझा था। लेकिन असल में करंट को समझने के बाद चार्ज बनाया, ऐसा। ठीक है, तो अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं 7। ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी होती है। तो नेक्स्ट इसी के आगे अपन लिख लेते हैं 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो असल में क्या है, ऐसे मान सकते हो तुम कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बना के पेपर पर साइन हो गए, सारे साइंटिस्ट ने साइन किए और ये आदेश पारित हो गया कि भाई 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। लेकिन फिर कुछ दिक्कत आ गई सिस्टम में, एंगल्स को इंक्लूड करना भूल गए। एंगल्स के बिना काम नहीं चल सकता फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में या मैथ्स में। तो उन्होंने कहा अब क्या किया जाए, अब तो सब किताबें छप चुकी हैं, सारे पोस्टर लग चुके हैं। तो उसने कहा ठीक है, एक साइंटिस्ट ने ये प्रपोज किया कि 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बना देते हैं अपन और उनकी यूनिट्स डायमेंशन लेस रख देते हैं। देयर इज़ नो डायमेंशन एसोसिएटेड विद इट, मतलब उनको 1 डायमेंशन अलॉट कर देंगे। तो जहाँ पर भी वो आएंगे डायमेंशन तो वही के वही रहेंगे, है ना, चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो 1 का मतलब क्या है, दीज आर डायमेंशन लेस क्वान्टिटीज़, इनके कोई डायमेंशन नहीं होते। ठीक है, तो पहली क्वांटिटी क्या है? पहली क्वांटिटी है प्लेनर एंगल। प्लेनर एंगल मतलब प्लेन में एंगल है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो ट्राइंगल वाइंगल होते थे, ये सब प्लेनर एंगल ही है। प्लेन में बनता था ट्राइंगल, 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल देख रहे थे, ये प्लेनर एंगल ही है ना। ठीक है, तो प्लेनर एंगल मतलब नॉर्मल एंगल जो होता है वो प्लेनर एंगल होता है। ठीक है, उसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट रेडियन, उसको RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्लेनर एंगल।
और उसका डायमेंशन होता है, देयर इज़ नो डायमेंशन एसोसिएटेड विथ इट, दैट इज इट इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, अब अगला होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि अगर प्लेनर एंगल 2 डायमेंशनल एंगल है तो सॉलिड एंगल एक 3 डायमेंशनल एंगल है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने अम्ब्रेला को खोल दिया, मतलब पूरा नहीं खोला है, हल्का फुल्का खोला है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ये वाला, ये 3 डायमेंशनल एंगल होता है। दिस इज 3D एंगल। 3D एंगल को विजुलाइज कर पा रहे हो ना? तो 3 डायमेंशनल एंगल की यूनिट होती है स्टर रेडियन। स्टर रेडियन, ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टर रेट। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल एंगल है, सॉलिड एंगल। तो ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होकर बोला कि हाँ अब चलो हमने ये अमेंडमेंट पास कर दिया इसमें कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद लिखो डेराइव्ड क्वांटिटीज़। तो अब बाकी सारी इनके अलावा जो भी फिजिक्स में क्वांटिटीज़ बची वो सब डेराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। तो अब पूरी तो लिस्ट कर नहीं पाएंगे हम, तो एक तो कर लेते हैं। तो सीरियल नंबर, डेराइव्ड क्वांटिटीज़, उनकी SI यूनिट और उनका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो पहला लिखो वेलोसिटी। वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। मतलब ये 2 क्वांटिटीज से मिलके बनी है। मीटर, फंडामेंटली मीटर क्या है? लेंथ, और फंडामेंटली सेकंड क्या है? टाइम। तो इसका जब हम डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो दिस इज नथिंग बट, इसको ऐसे देखो, ये एक्चुअली लेंथ की डायमेंशन है डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशन है। तो इसके डायमेंशनल फार्मूले को कुछ ऐसा लिखेंगे, L T-1। T-1 क्यों? क्योंकि टाइम अपॉन में। समझ में आया? ये डेराइव्ड क्वांटिटी है। दूसरा देखते हैं एसेलरेशन। एसेलरेशन की SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी इसका डायमेंशन फार्मूला क्या लिखेंगे? L-T-2। L फॉर लेंथ और T फॉर टाइम, और T का डायमेंशन 2 है नीचे अपॉन में, स्क्वायर है इस वजह से। फिर फोर्स। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन, जो कि मास इंटू एसेलरेशन, मतलब kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखेंगे? एक तो मास आ गया kg, है ना, एक लेंथ आ गई, और टाइम अपॉन में स्क्वायर आ गया। सो इट विल बी M-L-T-2। ये समझ में आया? ठीक है, ये सब डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं जो फंडामेंटल के दम पे हम डेराइव कर रहे हैं। फिर एक और एग्जांपल लिखना है, लेट्स से वर्क। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है? फोर्स है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। तो मीटर और मीटर स्क्वायर बन गई यहाँ पे। इफेक्टिवली ये क्या हो गया? ये हो गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका फंडामेंटल डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखेंगे? kg मतलब मास, तो m, मीटर मतलब लेंथ और उसकी पावर 2 है, तो लेंथ की पावर 2 अपॉन में सेकेंड स्क्वायर मतलब t की पावर -2। ठीक है, एक और लिख लेते हैं। फिफ्थ, लेट्स से वॉल्यूम। वॉल्यूम की SI यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। मतलब हमने क्या किया यहाँ पे? लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई किया। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनेगा? L क्यूब।
आगे समझ में? ठीक है, तो तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क मतलब अभी कंटिन्यू करना इसको, जस्ट अपन जैसे वीडियो ऑफ करेंगे वैसे ही कंटिन्यू करना, बिल्कुल फ्लो में अभी, क्योंकि हमें याद है, अगर नेक्स्ट क्लास के जैसे ही शुरू करेंगे वैसे ही इसके आंसर देखेंगे। तो लिखो फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला मतलब ये चौथे वाले कॉलम की चीज़, डायमेंशनल फार्मूला फॉर द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। ठीक है, पहला डेंसिटी, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा एक्सीलरेशन, ये तो लिख चुके हैं ऑलरेडी अपन, फिर से लिख लेना, चौथा मोमेंटम, पांचवा फोर्स, ये भी लिख चुके, ये लिख चुके, ये लिख चुके, ये लिख चुके, छठवा वर्क, ये भी लिख चुके, सातवां काइनेटिक एनर्जी, आठवां पोटेंशियल एनर्जी, और नवा पावर, दसवां प्रेशर, और 11वां चार्ज। ठीक है, तो इनके डायमेंशनल फार्मूले लिखने अपन को इस यूनिट एंड डायमेंशन का होमवर्क करते हुए, और नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे इसको सॉल्व। तो पक्के से करना है ये वाला काम, तो 2-4 मिनट लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और बचा हुआ जो होमवर्क है वेक्टर का वो कंप्लीट करना है, टारगेट बनाना है अपन को कि नेक्स्ट क्लास तक पूरा वेक्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 2 दिन बाद होगी अपनी क्लास, अब 3 बजे मिलते हैं, फिर अपन मैथ्स की क्लास कंटिन्यू करेंगे। और बताओ, किसी को कुछ बोलना हो तो। ओके, सो बाय बाय एवरीवन।